आप सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले जो आरपीसी के सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का जो पेपर है पीटी का, उनके बारे में बात करेंगे। अब थोड़ी सी हमने क्या इनकी ज़्यादा व्याख्या इसलिए शुरू कर दी क्योंकि जो आरपीसी का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो उनके अनुरूप हम जो पर्सन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो उनके बारे में डिटेल से व्याख्या करने के लिए हमने क्या आरपीसी की पीडीएफ की जगह अपनी पीडीएफ इसलिए बनाई ताकि वो जगह फुल स्पेस मिल सके। तो अब इसी प्रकार से करेंगे ताकि इनसे संबंधित ज़्यादा अपने क्वेश्चन राइट होने की संभावना हो। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, राजस्थान के जिस जिले में वहां के फसली क्षेत्र का 20% से अधिक भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है वह है, तो वह कौन सा जिला है? तो वो हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ में ये किस कारण से इतनी गेहूं की अधिक कृषि होती है? तो एक तो मुख्य कारण है इंदिरा गांधी नहर का। ठीक है, हर टाइम इनको पानी उपलब्ध आराम से मिल जाता है। दूसरा है यहाँ का तापमान, जो तापमान है वो गेहूं की फसल के अकॉर्डिंग है। और तीसरी है जो घग्गर नदी थी, इनकी जो मिट्टी थी वो क्या है? उपजाऊ है। इस कारण से ये यहाँ 20% से अधिक गेहूं उत्पादित होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो आरपीसी का पेपर है पीटी 2013 का, उसका जो सीक्वेंस है क्वेश्चन नंबर का वैसा का वैसे आप वहाँ भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ की अपने को थोड़ा स्पेस ज़्यादा मिल जाए ना, तो हम जिनके ऊपर ज़्यादा चर्चा करनी हो तो वहाँ कर लेते हैं। ठीक है, बेराट स्थित पहाड़ी जहाँ बहुत विहार के अवशेष मिले उसे जाना जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे बीजिक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो बीजिक पहाड़ी पहले क्या थी? ये गोलाकार मंदिर था, गोलाकार मंदिर, वो गोलाकार मंदिर, जिनको अध्ययन के करने के बाद में इसका नाम क्या दिया? बौद्ध विहार। ठीक है, तो ये बौद्ध विहार यहाँ से रिलेटेड है। अब बीजिक पहाड़ी की थोड़ी और बात कर लेते हैं। तो एक तो इस पहाड़ी पर भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमा है वो क्या है? मथुरा शैली की भारत की सबसे बड़ी है, मथुरा शैली की प्रतिमा जो सबसे बड़ी है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आए तो भी ध्यान रखना। एक यहीं पर क्या है? बाबरू शिलालेख, बाबरू शिलालेख, जिनसे अशोक का बौद्ध धर्म होने का पुख्ता प्रमाण है। ठीक है, बाबरू शिलालेख भी यही है जो अशोक को बौद्ध धर्म से संबंधित करता है, बौद्ध धम्म संघ। और ये जो है शिलालेख अभी कहाँ है? कलकत्ता म्यूजियम में पड़ा है। किन्हीं को देखना हो तो कलकत्ता के म्यूजियम में देख लेना। ठीक है, तो ये बातें किनकी? बीजेक की। और ये बेराट कहाँ है? तो बेराट जयपुर में, जिनका पुराना नाम विराटनगर। और ये कब की है सभ्यता? 600 बीसी से 322 बीसी तक की। ठीक है, इस समय की है। और इनको जो खोज करने का काम किसने किया था? एक तो बर्ट ने किया था 1837 में, एक कार्लाइल ने किया था 1873 में। ठीक है, और इनको पुणे सर्वे किनके द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1962 में किया गया था, नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। कैलाशनाथ दीक्षित का भी क्वेश्चन आया पिछले एग्जाम में कि ये कौन सी सभ्यता से संबंधित है। और इनके बेराट की बात करें तो यहाँ अशोक या अकबर ने टकसाल स्थापित की थी मुद्रा के लिए। और जो टकसाल स्थापित की उसमें जहांगीर और शाहजहां के समय भी यहाँ सिक्के बनते थे, किनके? तांबे के। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना। और बेराट की बात करें तो मोटा मोटी तो यहाँ हेवन सांग भी आया था, हेवन सांग। ठीक है, चीनी यात्री। तो ये बातें हैं से संबंधित। अगला क्वेश्चन है,
प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाए वे है, तो उस शासक का नाम नागभट्ट प्रथम है। ये राजधानी बनाने से पहले भीनमाल जालोर, ये भीनमाल जालोर किनसे इन्होंने जीता नागभट्ट प्रथम ने? ये चावड़ों से जीता था, चावड़ों, ठीक है, इनसे जीता था। और इन्होंने जालोर भीनमाल के बाद में उज्जैन को भी राजधानी बनाया था, उज्जैन को भी राजधानी बनाया था। और इनके संबंध में बात करें तो ये बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। और इनके दरबार में मुख्य रूप से सामंत कौन थे, इतना शक्तिशाली था? एक तो राठौड़, चंदेल, परमार, चालुक्य, चौहान और गुहिल, ये इनके सामंत थे। देखो ये जातियां तो जिन्होंने राजस्थान में शासन किया था वो इनके सामंत के रूप में कार्य कर रही थी, तो आप ये अंदाजा लगा लो ये कितना शक्तिशाली शासक था। और ये भी कम नहीं, ये जातियां इनके जो दरबार रहती थी, ये इनके दरबार में, नागव लोग के दरबार में रहने पर गर्व महसूस करते थे। इनको गर्व होता था कि हम किनके दरबार में रहते हैं, इनके नागभट्ट प्रथम के। तो इतना ये शक्तिशाली शासक थे। उसके बाद में इनके संबंध में और बात करें तो एक ग्वालियर अभिलेख है, वो भी इन्हीं का है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अरबों को रोकने का कार्य किसने किया? नागभट्ट प्रथम ने, नागभट्ट प्रथम ने, ठीक है। और इनको वास्तविक संस्थापक भी कहा गया इस अभिलेख में ही, वास्तविक संस्थापक। तो ये बातें किनकी है? नागभट्ट प्रथम की। इनका कार्यकाल भी देख लें तो 723 से 760 है, ठीक है। और इनको एक बार राष्ट्रकूट के शासक दंतीदुर्ग ने हराया था। राष्ट्रकूट कहाँ की थी तो वो उनका अलग ही मैटर था, ये बता दूं मैं आपको, आप सुनोगे बार बार आगे ये आएगा ही आएगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष। तो त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है वो मैं बता दूं। त्रिपक्षीय संघर्ष ये है, यहाँ तो था मध्य में कन्नौज, ठीक है, और बंगाल में पाल, और राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार, और दक्षिण में राष्ट्रकूट। तो जब कन्नौज पर अधिकार को लेकर प्रश्न आया तो ये जातियां कभी ये करते अधिकार, कभी ये करते, तो ये आपस में लड़ाई करते, फिर ये आके इन दोनों में से हरा के इनके ऊपर अधिपत्य कर लेते थे। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष था। इनका प्रश्न सीधा ही आ जाता है किन किन जातियों के बीच में हुआ, तो गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। पाल जो बंगाल में थे वो। तो एक बार राष्ट्रकूट शासक कौन? दंतीदुर्ग, दंतीदुर्ग ने इनको एक बार हरा दिया था। तो एक बार तो कोई ज़्यादा इश्यू है नहीं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था वह है प्रथम, तो ये है जलालुद्दीन खिलजी। इन्होंने 1290 ईस्वी में आक्रमण किया था। आक्रमण इन्होंने जाइन कहाँ पर पड़ता है? सवाई माधोपुर में। और यहाँ का नेतृत्व कौन कर रहा था? गुरुदास सैनी। इनको मारकर यहाँ पर कब्जा कर लिया था। और यहाँ कब्जा करने के बाद में इनको उत्साहवर्धन हुआ और इनको लगा माहौल अपनी तरफ है, और ये चले गए कहाँ? रणथंभौर। और रणथंभौर पर इन्होंने आक्रमण करने, रणथंभौर पर कब्जा करने के लिए इन्होंने लंबा घेरा डाला था, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली थी। लंबा घेरा के बाद भी सफलता नहीं मिली थी। तो अंत में ये अपने समायोजन स्थापित करने के लिए ये कह दिया कि मैं रणथंभौर दुर्ग को, ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल बराबर ही समझता हूँ, ठीक है। ये एक बाल भी कई बार कई परीक्षा में आए, तो इनका भी ध्यान रखना। और इनके बाद में क्या हुआ था? जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में हत्या कर देते हैं।
हत्या करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी भी इधर आ जाते हैं। कहाँ? रणथंभौर की तरफ। आने के पीछे वजह क्या थी? एक तो साम्राज्यवादी नीति थी, साम्राज्यवादी नीति। हालांकि ये जलालुद्दीन खिलजी जाने के बाद जैन पर वापस अधिकार कर लिया था हमीर देव ने, लेकिन फिर रास्ता में ये पड़ता था क्या? रणथंभौर। रणथंभौर रास्ता में जब गुजरात जाते थे, गुजरात अभियान होते तो बीच में आता। एक तीसरा था इनका मुख्य रूप से मंगोल जो सेनापति थे, मंगोल सेनापति, उनको क्या कर दी थी? शरण दी। शरण की वजह से ये और ज़्यादा नाराज हो गए, क्योंकि मंगोल सेनापति में मोहम्मद शाह के हब्रू थे। उनका क्या मैटर था? इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की रानी चिमना से प्यार कर लिया था और फिर ये इनको मारने वाले थे, लेकिन तब तक इनको पता चल गया अलाउद्दीन खिलजी को, तो ये भाग के कहाँ आ गए थे? हमीर देव के पास में। तो हमीर देव ने इनको साथ में और क्या कर दी थी? जागीर भी दे दी थी कि आप आराम से यहाँ रहो खाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इनके संबंध में, हमीर के संबंध में ये शायद इनको ये दुआ सुना हुआ होगा, हमीर देव के पास में जाने के पास में अपने को कोई दिक्कत नहीं। उनके संबंध में जो दुआ प्रचलित है वो क्या है? सिंह सवन सत्पुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। तो सिंह सवन सत्पुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। के जो शेर होता वो एक बार ही बच्चा जन्मता है, सत्पुरुष का वचन एक बार ही मिलता है, और जो फल है, केला का फल है, वो एक बार ही उनका छिलका देता है। और तिरिया तेल लड़की की शादी में होता है, और हमीर का हट भी इसी प्रकार से है। तो इस प्रकार से मोहम्मद शाह के अब्रू को कोई दिक्कत नहीं लगी और लगा यहीं आराम है। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में क्या हुआ था? उलगू खां, नुसरत खां और अल्प खां के नेतृत्व में पुणे आक्रमण किया था। और जब भीम सिंह व धर्म सिंह वापस लौट रहे थे, तब इनके ऊपर आक्रमण कर भीम सिंह को मार दिया। तब इसने हमीर देव ने धर्म सिंह को इनका जिम्मेदार माना कि इनको किस प्रकार से मार दिया। तो उनके बाद में धर्म सिंह को हटा के इनके भाई भोज को नियुक्त करते हैं, लेकिन करते पूर्णता नहीं करता है, तो वापस धर्म सिंह को नियुक्त करते हैं। लेकिन ये भोज कहाँ चला जाता है? ये अलाउद्दीन खिलजी के पास में चला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इनको जगरा की जागीर दे दी जाती है, जगरा। ठीक है ना? इस प्रकार से इनके बीच में मैटर ये चलता रहता है। और जब वापस ये इनके ऊपर हमीर देव के ऊपर आक्रमण होता है, फिर भी लंबा घेरा, लगभग 7-8 महीने का घेरा होने के बावजूद भी ये जीतने की दशा में नहीं थे, तो इनको वापस याद आ गए अपने जो पूर्वज थे उनका, कि यहाँ घेरा रखने से कोई फायदा नहीं है और हम जीत नहीं पाएंगे। तो इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने चालाकी से क्या किया था? रणमल व रत्तीपाल को अपनी तरफ मिला लिया, और जो तालाब वगैरह थे उनमें हड्डियां मिला दी, जिनसे क्या इनका धर्म भ्रष्ट हो जाए। तो 11 जुलाई 1301 को रानी रंगदेवी, जब ये तुगलक एंटर हो गए थे दुर्ग में, तो रानी रंगदेवी ने अपनी पुत्री जेतल दे साथ में अपनी जान दे दी थी, और ये राजस्थान का प्रथम शाका कहलाता है। ठीक है? तो ये बातें थी किनकी? इनके अलाउद्दीन के संबंध में, जो हमीर देव को लेके थी।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जिसने कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी? मुगलों के विरुद्ध में किसने संधि नहीं की थी? तो जोधपुर ने संधि नहीं की थी, क्योंकि जोधपुर के शासक तो इनके साथ में थे, लेकिन ईडर, डूंगरपुर और जालोर के शासक कभी न कभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनका साथ दे रहे थे। ठीक है। कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक में जब नाम आए तो एक तो पंडित एविन हरी व नेनुराम शर्मा। ठीक है। ये एविन हरी कहाँ के थे? मांगरोल के थे। तो इन्होंने कोटा प्रजामंडल का उद्घाटन भी मांगरोल से ही कर दिया था 1939 में। ठीक है। और यहाँ प्रथम बार महिला सम्मेलन भी करवाया गया, जिनकी अध्यक्षता किसने की थी? शारदा भार्गव ने। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, सुमेलित कीजिए कोटा की कौन सी महिला, अजमेर की कौन सी महिला, इस प्रकार से ध्यान रखना। मत्स्य संघ का प्रमुख राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना था? मत्स्य संघ तो हम जानते हैं राजस्थान का एकीकरण जो 7 चरणों में हुआ है, 18, 25, 18, 15, 26, 1 नवंबर, इस प्रकार से जो चरण हुए थे। और उनमें जो सबसे पहला हुआ था वो था ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ये 4 रियासतों को मिला के हुआ था। इनकी भी कहानी रोचक है। तो मत्स्य संघ के बारे में बात करें हम, मत्स्य संघ का गठन को लेके क्या बातें हुई थी? एक तो अलवर के शासक थे तेज सिंह। ठीक। इनके दीवान थे खरे। इन दोनों को क्या कर दिया था? महात्मा गांधी के हत्या के संदेह में इनको नजरबंद कर दिया था, नजरबंद। ठीक है। और जो अलवर का शासन था, अलवर का शासन किस प्रकार से किया जाने लगा? प्रशासक के रूप में। अलवर में प्रशासक नियुक्त कर दिए थे, जिस प्रकार अभी सरपंच प्रशासक बने। इनको 7 फरवरी के लगभग नजरबंद कर दिया था, 7 फरवरी। ठीक है। और यहाँ प्रशासक नियुक्त कर दिया था। और जो भरतपुर के शासक थे, तो भरतपुर पे ये आरोप लगा दिया कि आपने जो झंडा मनाया है, उसमें आपने उल्लास से भाग नहीं लिया, मतलब विधिवत रूप से आपने ये कार्य संपन्न नहीं किया। तो भरतपुर को भी क्या कर दिया? 15 फरवरी को यहाँ पर भी प्रशासक नियुक्त कर दिया था, प्रशासक। ठीक है। और ये 2 रियासतें इस प्रकार से इनमें प्रशासक की नियुक्ति हो गई। फिर बचा था धौलपुर और करौली। इनके शासकों को भी दिल्ली बुला लिया गया था। 28 फरवरी को इन्होंने फाइनल कर दिया कि हम एकीकरण में शामिल होंगे। कौन सी? 4 रियासतें जो ABCD हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ABCD में 4 जो रियासतें हैं, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, तो उनको साइन करवा लिया गया था एकीकरण पर। और 17 मार्च 1948 का दिन चुना था इनके उद्घाटन के लिए। तो उस समय क्या हुआ था? उस समय जो भरतपुर के शासक थे बरजेंद्र सिंह के भाई मान सिंह वे जाट प्रतिनिधि देशराज, इन्होंने विरोध कर दिया कि ये जाटों के खिलाफ है। जाट विरोधी का इन्होंने नारा लगा दिया था। क्या लगाया था? जाट झंडा खतरे में। फिर ये उद्घाटन टल गया था। टलने के साथ में इनके वापस फिर इनकी सहमति किस प्रकार से बनी? इनका एक प्रतिनिधि है, उनको शामिल कर लिया था मत्स्य संघ के साथ में। ठीक है। तो फिर इन्होंने अपनी सहमति दे दी और फाइनल जो 18 मार्च को इनका गठन कर दिया गया था। ठीक है। तो ये तो बातें हो गई इनसे गठन से संबंधित। अब थोड़ी और कर लेते हैं इनके राज प्रमुख वगैरह उनसे संबंधित। ठीक है।
फिर गठन होने के बाद में किनको क्या क्या बनाया देखते हैं। राज प्रमुख, राज प्रमुख तो बनाया था धौलपुर शासकों, धौलपुर के शासक थे उदयबान, उदयबान। और उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख करौली के शासक कौन, गणेश पाल, ठीक है। और प्रधानमंत्री किससे बनाया, शोभाराम कुमावत, जो कहां से थे, अलवर, ठीक है। और उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री युगल किशोर, किशोर चतुर्वेदी। तो देखो ये कहां से थे, भरतपुर से। तो ये चारों रियासतों से सभी को चुन लिया। देखो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इस प्रकार से ये चारों रियासतों के मुखिया को शामिल कर लिया गया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, रागड़ी बोली मिश्रण है, किनका है, तो रागड़ी बोली है थोड़ी वो कर्कश है, मारवाड़ी प्लस मालवी, कर्कशता के साथ में बोली जाती है। फिर अगला क्वेश्चन, रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम, लाडली दास चित्रकला किस शैली से संबंधित है, तो ये है किशनगढ़ से संबंधित है। किशनगढ़ की स्थापना जोधपुर के शासक जोधा के 8वें वंश में किशन सिंह के द्वारा 1609 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। ये तो किशनगढ़ की स्थापना से संबंधित बातें हैं। उनके बाद में इनके जो चित्रकला है, चित्रकला को प्रकाश में लाने का कार्य किसने किया था, प्रकाश में एरिक डिक्सन और फैयाज अली, ठीक है। और इनके श्रवण युग गोल्डन टाइम किस समय था, तो वो सावंत सिंह के समय था। सावंत सिंह जो नागरीदास से के नाम से भी कविता करते थे, नागरीदास। इनका कार्यकाल क्या था, 1748 से 1764 ईस्वी, जब भारत में बक्सर का युद्ध लड़ा गया तब, ठीक है। और इनके जो चित्रकार है, इनका सीधा एक, हालांकि मेरा छोटा सा किया हुआ है, अगर आपको याद रहे तो वो कर लो। चित्रकारों के नाम, नानी तू, किशन से मोर लाना, ये इनके चित्रकारों के नाम हैं। ना से क्या हो गया, नानक राम, नी से निहाल चंद, तू से ये आई है अभी क्वेश्चन में तुलसीदास, और किशन का मतलब किशनगढ़, से सवाई राम और सीताराम, दो नाम है से। मोर से मोर ध्वज भी कर लो, और रे से रामनाथ कर लो, रामनाथ। ला से लालड़ी दास, और ना से नागरी दास, नागरी दास। इस प्रकार से ये किशनगढ़ शैली के चित्रकार है, ठीक है। किशनगढ़ दिल्ली, इसके ऊपर एक 20 पैसे का डाक टिकट भी जारी हुआ था, 20 पैसे का। कब हुआ था, 5 मई 1973 को। तो ये इनके चित्रकार है। इनसे क्वेश्चन अभी तक तो बाहर गया नहीं है, आपको भी याद रहे तो कर लेना, नहीं तो सारे चित्रकारों के नाम याद कर लेना। हालांकि ये किशनगढ़ शैली में राधा वल्लभ संप्रदाय का ज़्यादा प्रभाव है, तो ये राधा कृष्ण से चित्र बनाते हैं। बनी ठनी जो मुख्य चित्र है वो भी इनसे प्रभावित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, फल्गुबाई। फल्गुबाई संबंधित है ये किससे, चरी नृत्य से। चरी नृत्य, इसमें 7 चरियां लेके
चरियों में कपास के बीज डाल के आग लगाते हैं और फिर ये नृत्य किया जाता है। ये भी कहाँ है? किशनगढ़ में ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, नृत्य करने वाले मुख्य रूप से तो एक तो फल्गुबाई हो गई, एक श्री मोहन गौड़ है, श्री मोहन गौड़, और एक कुमारी सुनीता रावत है। ये इनसे संबंधित है, किनसे? चरी नृत्य से। ठीक है, हालांकि कालबेलियों के नृत्य आगे क्वेश्चन आएगा, हम उनमें बात कर लेंगे। जो 4 मुख्य रूप से नृत्य, 13 रामदेव जी का नृत्य किया जाता है। ये नृत्यों को सम्मिलित करना था। ये क्वेश्चन सेम के सेम उठे हैं इसी सीक्वेंस से, लेकिन इनमें क्या जगह ज़्यादा है ना, तो अपन आराम से सोल्व करें। गैर नृत्य ये भील जाति के द्वारा किया जाता, सही है। कच्ची घोड़ी, ये शेखावटी के बावरियाँ, जो कच्ची घोड़ी शादी ब्याह में लगा कर वो डांस करते हैं, वो है। संक्रिया नृत्य ये कालबेलियों के 4 नृत्य हैं। बाईपास, बा का बागड़िया, ई का इडोनी, पा का पणियारी, से का संक्रिया, ये 4 नृत्य आप इनका ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कई बार आते हैं। और जो अभी एक वो रील वायरल हो रही है ना, वो बागड़िया नृत्य की है। जो ये क्या करते हैं, घर में कालबेली ये चंग के साथ में घरों में घूमते हैं और वहाँ डांस करते हैं, उनकी वो महिला साथ में नृत्य करती रहती है। अग्नि नृत्य ये जसनाती संप्रदाय का है, जो कत्रियासर से संबंधित है। पन्ना दाई ने जिसके जीवन को बचाया था वे है उदय सिंह। ये तो हमने 4वीं 5वीं किताब में पढ़ लिया था। मुँह से बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। मुँह से बजाने वाला है अलगोजा। इसमें क्या होता है, ये 2 बांसुरी होती है इस प्रकार से, इनमें 7 से 9 छिद्र होते हैं। ठीक है, 7 से 9 तो छिद्र होते हैं, और ये मुख्य रूप से ये दोनों एक साथ ही बजती है ना, 2 बांसुरियों का संगम यूं मान लो। और इनको मुख्य रूप से बजाने में किसने प्रसिद्धि पाई है? रामनाथ चौधरी ने। रामनाथ चौधरी इनके मुख्य कलाकार है। ठीक है, और ये बांसुरी बनी हुई किन की होती है? ये केर की लकड़ी की होती है, केर की लकड़ी। और इनके साथ साथ में एक और इम्पोर्टेंट इसकी बात है, वो क्या है? ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये रामनाथ है ना, ये इनको इतने शानदार तरीके से बजाते हैं, इनको कोई कितने तो अवार्ड मिले हुए हैं। उनके साथ में ये नाग से भी बजाते हैं। और ये इनके सीखने का संघर्ष, इनकी कहानी सुनोगे ना तो वो BBC पे भी आई हुई है कि इन्होंने नाग से इतनी बांसुरी बजाने सीखने का प्रयास किया जिनसे इनके नाक से खून आता था, ब्लड आता था। उनके बाद में भी ये सीखने की इतनी ललक थी। अब तो इनके बच्चे भी बजा रहे हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाने वाला त्यौहार है ये उपछठ है। ये हालांकि भादवा की छठ को आती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, राजस्थान स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ वे है। तो गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? ददेरवा चूरू में है। ठीक है, कत्रियासर जसनाती से संबंधित, परबतसर और खरनाल तेजाजी से संबंधित। नारायणी देवी वर्मा किस वर्ष राज्यसभा की सदस्य बन गई थी? नारायणी देवी वर्मा थी कौन? तो ये माणिक्यलाल वर्मा की वाइफ थी, माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, इन्होंने कई आंदोलनों में भाग लिया था, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, प्रजा मंडल, और भीलवाड़ा में क्या किया? महिला आश्रम की भी स्थापना की थी। भीलवाड़ा में महिला आश्रम की भी स्थापना। और ये राज्यसभा के रूप में 1970 से 1976 तक रही थी। ठीक है, कंदोरा पहना जाता है कमर में। लठियाल देवी का मंदिर स्थित है। लठियाल देवी का मंदिर कहाँ है? फलोदी है। फलोदी का पुराना नाम विजयनगर है, विजयनगर है। ठीक है, कहते हैं कि एक ब्राह्मण था, उनका नाम था सिद्धू कल्ला। सिद्धू कल्ला, उनके सपने में देवी आई थी। ठीक है, उनके सपने में देवी आई कि मंदिर का निर्माण करो, तो इन्होंने फिर मंदिर का निर्माण करवाया था। कहते हैं इस मंदिर में एक खेजड़ी भी है जो कि इनके देवी के वाहन से टक्कर हो गई थी, तो अभी भी मंदिर में
है वो खेजड़ी। निम्न में कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है, तो कुंभा द्वारा कौन सा रचित ग्रंथ है? संगीत राज, जो 5 भागों में विभाजित है और ये सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे बड़ा ग्रंथ है। 5 कौन से? पाठ, रत्नकोश, गीत, रत्नकोश, वाद्य, रत्नकोश, रस, रत्नकोश और 5वां नृत्य रत्नकोश। तो इनके ये 5 भाग है, इनका भी ध्यान रखना क्योंकि इस ग्रंथ का तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इनके अलावा और कौन से कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ है? तो सूड प्रबंध, सूड प्रबंध या सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, काम प्रबोध, चंडी शतक, संगीत रत्नाकर। तो ये ग्रंथ भी किनके हैं? कुंभा के द्वारा रचित है। ठीक है। उसके बाद में आर्य संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिल रहे हैं? तो आर्य संस्कृति उदयपुर से है और इनकी बात करें तो 1920 BC से 1200 BC की ताम्रपाषाण सभ्यता है। खोज करने का काम एक के व्यास 1953 और RC अग्रवाल 1956 के द्वारा किया गया। उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो VN मिश्र व HD सांकलिया। ये HD सांकलिया का भी क्वेश्चन कई बार आया ना। और बाकी जो ताम्र से संबंधित या इनके संयुक्त परिवार की वो बातें तो कई बार आ चुके, तो उनका कोई सेंस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौथी और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 17 तो उनके द्वारा गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। गौरी और पृथ्वीराज के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे। तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। गौरी कहाँ से आया था? तो ये अफगान से आया था, पंजाब में तबर ए हिंद या बटिंडा पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। और ये किनको सौंपा था? काजी जीराउद्दीन को सौंपा था। ठीक है। फिर पृथ्वीराज ने इनके ऊपर हमला किया और काजी जीराउद्दीन को गिरफ्तार। उनके बाद में इनका जो समझौता हुआ था वो धनराशि के साथ में हुआ था। धनराशि देने के साथ में इनको वापस छोड़ दिया गया था। तो ये बातें थी इनसे काजी से संबंधित। और इस युद्ध में कहते हैं जो दिल्ली के गवर्नर थे गोविंद राय, उनके दांत तोड़ दिए गए थे और प्रत्युत्तर में गौरी को भी घायल कर दिया। लेकिन गौरी वापस चला गया और पृथ्वीराज जो तृतीय थे जीत का जश्न मनाने में बिजी हो गए। तब 1192 में मोहम्मद गौरी ने वापस में ये कहा गया था हम संधि करने वाले हैं आपसे। तो संधि के कारण ये जो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान अपने साथ में समर सिंह जो मेवाड़ के शासक थे, समर सिंह मेवाड़ के शासक, और जो गोविंद राय प्रथम युद्ध में भी शामिल थे, दिल्ली के गवर्नर ठीक। और पृथ्वीराज स्वयं ये थोड़ी सी सेना लेके चले गए थे। किस भ्रम में चले गए? संधि के। लेकिन यहाँ गौरी ने वापस क्या कर लिया था? धोखा कर लिया था और इनको ऊपर हमला कर दिया। यह है कि इस युद्ध में इनको पराजय का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया था। पृथ्वीराज चौहान को हालांकि कहते हैं सिरसा में ही मार दिया गया, सिरसा में। लेकिन
पृथ्वीराज राजसो जो चंद्रवर्दई के द्वारा लिखित है, तो चंद्रवर्दई ने भी ये कहा, चंद्रवर्दई ने, कि इनको पकड़ के गजनी ले जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाते हैं। वहाँ पृथ्वीराज चौहान सामने देखते हैं तो इनकी आंखें फोड़ दी जाती है, नीचे देखने के लिए कहा जाता है, लेकिन फिर भी ये नहीं देखते हैं तो आंखें फोड़ दी जाती है और फिर इनको वहीं बंदी बना लेते हैं। तब ये चंद्रवर्दई जो फकीर के वेश में जाता है, कहाँ पर, गजनी, फकीर के वेश में, ठीक है। और ये जाकर इनको कहता है कि इनको गोरी को, कि इनको ये कला आती है जो शब्दवेदी बाण है, शब्दवेदी बाण है, उस कला के ये पारंगत है। तो वो कहते हैं कि हमारे कहने से तो ये बताएंगे नहीं, आप ही कहो। तब ये चंद्रवर्दई इनको कहते हैं 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता पर है सुल्तान मत चूके चौहान। इस प्रकार से दुआ सुना के पृथ्वीराज चौहान फिर तीर चलाते हैं, मार देते हैं। फिर कहते हैं चंद्रवर्दई किन की हत्या कर देते हैं, पृथ्वीराज चौहान की, और खुद कटार से स्वयं को भी मार लेते हैं। इस प्रकार से ये कहानी है किन की, 1192 के युद्ध की। कालीबाई भील निवासी कहाँ की थी, तो ये राजथापाल की थी, डूंगरपुर, ठीक है। गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ जनसंहार कब हुआ था, ये तो भीलों का जलियांवाला बाग कहलाता 1913 में। और वैसे वो जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था, तो वो रोलेक्ट एक्ट को लेके हुआ था पंजाब में, ठीक है। रोलेक्ट एक्ट क्या कानून था, 1919 में लाया गया था, जिसमें किसी भी व्यक्ति को पकड़ के 2 वर्ष तक गिरफ्तार रख दिया जाता था, न कोई वकील न कोई दलील, बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया था। तो इनके विरोध में जो लोग एकत्रित हुए थे उनके ऊपर ओडायर ने गोलियां चला दी थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत के राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यता संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है, तो हम राज्यपाल से संबंधित जो 5-7 आर्टिकल है उन सभी की चर्चा कर लेते हैं। ये संविधान के भाग कौन से हैं, तो भाग 6 की बातें हैं। संविधान में जो 22 भाग है उसमें 6ठे भाग से संबंधित है, 5 वह संघ सरकार से और 6ठा राज्य सरकार से। तो अनुच्छेद 153 में क्या है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल। 154 में क्या है, कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति। और अनुच्छेद 155 में क्या है, नियुक्ति। 156 में क्या है, कार्यकाल, कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। 157 में क्या है, योग्यता है। 158 में शर्तें हैं। 159 में शपथ है राज्यपाल की। 160 में आकस्मिकता के कर्तव्य क्या है। और आर्टिकल 161 में समाधान है, जो राष्ट्रपति 72 के अनुच्छेद, जो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 में करते हैं उसी प्रकार से राज्यपाल। और अनुच्छेद 162 में कार्यपालिका शक्ति विस्तार। और 163 सलाह और सहायता हेतु मंत्रिपरिषद। ये राज्यपाल से संबंधित सभी आर्टिकल हैं। हालांकि ये 57 वाला 55 नियुक्ति वाला क्वेश्चन कई बार आए। अब इसमें देखो, और ये 151 है, 151 केक से संबंधित है, जो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। 159 आ गया, 57 आ गया, 61 आ गए। ये बातें किनकी है, राज्यपाल के अनुच्छेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा जारी अधिदेश को राज्य विधानमंडल के सत्र प्रारंभ, मतलब जब विधानसभा या विधानमंडल जो शुरू हो गए तो उनके बाद में कितने समय में विधानमंडल रखा जाना अनिवार्य, नहीं तो निष्प्रभारी प्रभारी हो जाएगा, तो 6 सप्ताह अथवा 42 दिन। अगर सत्र शुरू नहीं हो तो 6 माह, ठीक है। दोनों चीजें अलग अलग है। राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, अधिकतम तो कितने हो सकते हैं, 15%, अधिकतम तो 15%। और न्यूनतम की सीधी ही संख्या निर्धारित है, वो है 12, मुख्यमंत्री सहित। इसलिए ये जो एसआई में क्वेश्चन आया उसमें यह था 11+1। ये क्वेश्चन कई बार आया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। 163(2) के तहत है। और
लोकसभा में हमने पढ़ा था अनुच्छेद 75(3) में सामूहिक उत्तरदायी और अनुच्छेद 75(2) में व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य, और उनका निष्कर्ष हमने नहीं यही निकाला कि व्यक्तिगत रूप से किनके प्रति जिम्मेदारी, राष्ट्रपति के प्रति, तो वो है। हालांकि ये इसमें क्वेश्चन गलत था, इसलिए यहाँ ये लिखा हुआ है, उसमें क्या 161/2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन होता है? नौकरशाह संगठन का मुख्य सचिव होता है। ये हमने बातें कर ली मुख्य सचिव के पद सोपान के बारे में, क्योंकि इनका क्वेश्चन कई बार आ गया है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा? 2 से अधिक राज्यों का मैटर आ गया तो उसमें ऑटोमेटिक राष्ट्रपति इन्वॉल्व हो गए। अनुच्छेद 315(2) में ये लिखा हुआ है कि जो 2 से अधिक राज्य हैं तो उनके लिए कौन नियुक्त करेंगे? राष्ट्रपति, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायत राज्यों के लिए कितने कार्य सौंपे गए? 29। ये पहले प्रश्न खूब आता था, अब ये कम हो गए। और नगर पालिकाओं के लिए या 12वीं अनुसूची के लिए 18, ठीक है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम सेवक। ये उस समय पोस्ट का नाम ग्राम सेवक था, अब तो हो गया वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ये उस समय करंट का क्वेश्चन था, अभी काम का है नहीं। अभी कौन है? ML लाठर, मुख्य सूचना आयुक्त। और इनका कार्यकाल देख लेते हैं कितना होता है, 3 साल या 65 वर्ष। और जो सूचना आयुक्त रह गए इनको मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी इनकी खास बातें हैं। और इनका चयन किस प्रकार से होता है? चयन समिति के माध्यम से। और वो चयन समिति में कौन है? मुख्य CM, विपक्ष नेता और CM के द्वारा एक कैबिनेट मंत्री। इस प्रकार से 3 व्यक्ति इनका चयन करते हैं। और इनकी बात कर लेते हैं सूचना आयोग। इनका गठन कब हुआ? 18 अप्रैल 2006 को। ये कोई कितनी बार परीक्षा में आया क्वेश्चन इनका। ये स्वायत्त शासी निकाय है, स्वायत्त शासी, अपने निर्णय खुद करता है ये, और वैधानिक निकाय है। और इनके प्रथम कौन थे? तो ये प्रथम है ये MD कोरानी ही थे, ठीक है ना। ये बातें किनकी है? सूचना आयोग से संबंधित। रिसर्जेंट राजस्थान का संबंध ये उस समय भी चलता था व्यापारिक निवेश से। बेटी बचाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये तो उस समय की थी, अपने उस समय की बात करने दिया कुमार। हालांकि अभी तो ये उप मुख्यमंत्री। अभी कौन है? अवनी लेकरा। और ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? बेटी बचाओ अभियान 22 जनवरी 2015 से। कल परसों इनका ट्वीट आया था, प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था ये योजना को लेकर। तो ये उस समय के, इनको मिलाने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान विधानसभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी है? तो विधानसभा में महिलाओं की संख्या अभी की बात कर लेते हैं, अभी कितनी? 21 है, ठीक है। जब चुनाव हुआ उस समय कितनी थी? 20। अभी ये उपचुनाव के माध्यम से हो गए हैं। इसमें पार्टी की बात करें तो 10 बीजेपी से, 9 कांग्रेस से और 2 निर्दलीय, ठीक है। बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? छोड़ो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी सीकर में है। फ्रॉम पर्दा टू, ये करंट के क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन, देखो ये अंदरूनी इस प्रकार से भी पूछ रहे हैं। उस समय भी विधानसभा क्षेत्र और विजेता उम्मीदवार, मतलब जो विधानसभा की सीटें वहाँ के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पेपर तो टफ, तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं। अब सीटों का वहाँ का लोकल एरिया उनको तो पता चल जाएगा, लेकिन बाकी वालों को तो यही पता नहीं रहेगा वेयर है कहाँ, ठीक है ना। ये करंट का है, ये भी छोड़ो। फिर देखो ये ज्योग्राफी, निम्नलिखित महाद्वीपों के उनके क्षेत्र के अनुसार सही अवरोही क्रम। तो सही तो सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, ठीक है, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, 4 हो गए सीधे। फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इसमें देखो लास्ट के 3 दिए हैं, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्षेत्रफल के अनुसार है,
किस महासागर में सबसे वृहद मध्य महासागरीय श्रेणी स्थित है? अटलांटिक महासागर में। ये इसमें ऑप्शन में है नहीं, शायद ये तो कोई टाइपिंग करने में मिस्टेक रही है। विश्व के किन प्रदेशों में गरजते चालीसा प्रवाहित होती है? ये 3 वर्ड है जो अपने को याद रखना है। गरजते चालीसा, चालीसा, प्रचंड पचासा, पचासा और चीखता साटा। ये क्या है? ये मान लो, ये देखो ये किनका मैप होगा? विश्व होगा। और इनमें देखो, आप देखोगे तो ये क्या है? भूमध्य रेखा 0 डिग्री, और 0 डिग्री के बाद में दक्षिणी अक्षांश में, दक्षिणी अक्षांश में जो 40 डिग्री है, 40 डिग्री से लेकर ये 50 डिग्री, और ये 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो यहाँ जो पवनें चल रही है, ये पवनें क्या, ये देखो महाद्वीप तो यहाँ इतना सा है और यहाँ इतना सा, बाकी क्या पूरा समुद्र है, बाकी महासागर है। तो इस वजह से ये जो पवनें हैं दक्षिण में, इनकी गति बहुत तेज चलती है, ठीक है। और ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, फेरेल के नियम के अनुसार वो है। फेरेल के नियम अनुसार इस प्रकार से घूमती रहती है जो पड़ती, तो इनके साथ में जो पछुआ पवने की स्थिति हो जाती है वो इस प्रकार से हो जाती है। तो ये जो पवने तेज चल रही है, इनको क्या कहते हैं? इतनी तेज होती है, इनको गरजते चालीसा नाम दिया गया, 40 डिग्री अक्षांश पे। जो ये दक्षिण में 40 डिग्री दक्षांश, ये सर की ये लिखा ना, यहाँ डिग्री है, डिग्री की, ठीक है। 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य जो पवने चल रही है उनको गरजते चालीसा, और 50 डिग्री वाले को प्रचंड पचासा, और 60 वाले को चीखता साटा, इस प्रकार से नाम दिया गया। निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के साथ में सबसे छोटी सीमा है? तो सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ में है, और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर। इनको याद करना, किन के साथ में ज़्यादा, किन के साथ में कम, तो ये याद कर लेना। 55, में MBA किया, बचपन में ही MBA कर लिया। तो बे का क्या हो गया? बांग्लादेश, चे का चीन, पे का पाकिस्तान, और ने का नेपाल। इस में का कुछ नहीं, इसका म्यांमार हो गया, जिनका नाम पहले बर्मा था, इनका भूटान हो गया, और इनका अफगानिस्तान हो गया। इस प्रकार से भी आप इनकी सीमा याद रख सकते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवेश करता है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त था। इनमें क्यों ऑप्शन के अनुसार ये होता है? क्योंकि एक बार रीट में आया था, उसमें तो अंडमान निकोबार मान लिया था। तो ये देखते हैं इनका क्या मैटर करता है। ठीक है, तो उसमें डेट आ गई थी 25 मई, और अंडमान निकोबार को मान लिया। तो 25 मई अपने को भी ध्यान रखना, 25 मई यहाँ, और 1 जून को केरल तट पे, 1 जून को केरल तट पे। अब ऑप्शन में अगर ये अंडमान निकोबार नहीं दिया है तो फिर केरल मानना अपने को, नहीं तो अगर अंडमान निकोबार दिया तो हालांकि ये रेट में एक बार मानना है, फिर वापस इनको कैंसिल किया, वो उनका वो सस्पेंसिव हो रहा है। ठीक है, तो 1 जून को भारत की जो मुख्य भूमि है उनमें 1 जून को प्रवेश करता है, और मध्य जुलाई तक ये मानसून पूरी तरीके से सुस्त हो जाता है। इस प्रकार से ये अरावली के समांतर, ये राजस्थान में भी 13 जुलाई 15 जुलाई को जैसलमेर तक पहुंच जाता है।
इस प्रकार से ये मानसून प्रवेश करता है। और यहाँ गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ हैं, उसमें एक जगह है तुरा, वहाँ से टकराहट होकर ये वापस इस ओर मुड़ जाता है और ये अरावली के समांतर चला जाता है। तो यहाँ तुरा में जितनी जैसलमेर तुरा में जितनी एक दिन की बारिश होती है 1100 सेंटीमीटर तक कभी कभी, तो ठीक है 1100 mm तक, और जैसलमेर में इतने 10 साल में भी बारिश नहीं होती। ये भारत की विविधता है, ठीक है। फिर है प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियाँ, प्रायद्वीप भारत की निम्नलिखित नदियाँ में से कौन सी लंबाई में सबसे छोटी है? तो छोटी का पूछा, ठीक है। तो हम सभी की बात कर लेते हैं। नर्मदा नदी, ये अमरकंटक एमपी से निकलती है और इनकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। और इनके सहायक नदियों का नाम देखोगे तो भी लगेगा किनका नाम है, तवा, हिरण और शक्कर, ठीक है। और सरदार सरोवर परियोजना भी इनके ऊपर है, सरदार सरोवर परियोजना। उसके बाद बात करें कृष्णा नदी की। कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और 1400 किलोमीटर लंबी है, ठीक। इनकी सहायक नदियाँ कोयना, मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, पंचगंगा, दूधगंगा। बाकी याद रहे नहीं रहे, ये याद रख लेना पंचगंगा और दूधगंगा, क्योंकि आगे पेन गंगा और वैन गंगा भी आएगी। फिर है गोदावरी, और ये कृष्णा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, प्रायद्वीप भारत की, प्रायद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। फिर गोदावरी नासिक से निकलती है और ये सबसे बड़ी है प्रायद्वीप भारत की, 1465 किलोमीटर लंबाई इनकी। देखो यहाँ तो पंच गंगा थी और इनकी पेन गंगा है, वैन गंगा, ठीक है ना। प्राणहिता, ताल मंजरी, ये इनकी सहायक नदियाँ। फिर है महानदी से निकलते सियावा छत्तीसगढ़ से, सहायक नदियाँ शिवनाथ, माद, हंसदेव, हंसदेव जो जंगल चर्चा में रहा था, इब, यहाँ लिख दो महानदी क्या ना, ये पेरा, लौंग और तेल। अब इनका क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में तो ये पूछ ले सीधे सहायक नदियाँ देख के ये क्या है, तो आप फिर लौंग मिर्चा ये सोचोगे क्या लौंग है, तेल है, क्या है। तो इस प्रकार से ये है। इनकी लंबाई नहीं लिखी क्या, इनकी लंबाई 852 किलोमीटर है। तो ये जो ऑप्शन में दिए गए उनमें ये सबसे छोटी हो गई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उर्वरक उद्योग का केंद्र नहीं है? बठिंडा, कोयम्बटूर, भोपाल और कोर। तो उर्वरक का उद्योग केंद्र का नहीं है, बठिंडा नहीं है। फिर सुमिलित कीजिए पवन क्षेत्र। चिन्नुक, चिन्नुक संयुक्त राज्य अमेरिका, सिराको सहारा मरुस्थल, ब्रिक फील्डर्स ऑस्ट्रेलिया और खमसिन मिस्र, चारों सही है। देखो चिन्नुक निकलती है रॉकी पर्वत से, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों से। सिराको निकलती है सहारा से भूमध्य सागर की ओर। और ब्रिक फील्डर्स ये दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। और खमसिन अफ्रीका, अफ्रीका व अरब प्रायद्वीप, ये सभी क्या गर्म पवने हैं, ठीक है ना। भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार क्या है? ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड में भी आया था। भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार क्या है?
ये मैप मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में तुरंत घुस जाए। तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है। उत्तर से दक्षिण 3214 और पूर्व से पश्चिम 2933। ठीक है, किलोमीटर ये इनकी दूरी है, क्योंकि राजस्थान में भी 869 और 826 का कई बार अंतर निकाल के पूछ लिया, तो यहाँ भी पूछ सकते हैं, तो ये भी अपने को ध्यान रखना। चिम्बारेजी चोटी पर्वत श्रेणी किस पर है? ये चिम्बारेजी इक्वाडोर और एंडीज पर्वत पर है। एंडीज इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी की। हालांकि ऊंचाई तो 6263 मीटर ही है, लेकिन फिर भी इनका क्वेश्चन क्यों बनता है? क्योंकि सभी चोटियां समुद्र के तल से उनकी मानते हैं ऊंचाई, लेकिन ये पृथ्वी के केंद्र से मान रही है, इसलिए ये फेमस ज़्यादा है पृथ्वी के केंद्र से। 1880 में एडवर्ड विहम्पर ने फतेह किया था, देख लो। ठीक है ना। फिर किस भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वप्रथम द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापना की गई? 1919 अधिनियम की प्रमुख मुख्य 1919 अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी के सदस्य की नियुक्ति कौन करता? 1935 के अधिनियम के अंतर्गत समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता कौन से? 5 प्रश्न आए देखो, तो पांचों का एक ही जगह इलाज करते हैं, यहाँ कर लेते हैं, या इनको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। उन्नीस और 1935 ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। 1919 में क्या हुआ? केंद्र में द्विसदन में, ये 4-5 वर्ड ही मैं लिख रहा हूँ जो आपके काम आएंगे। और 1935 में 6 राज्यों में द्विसदन। द्विसदन का मतलब विधानसभा और विधान परिषद। सीटों की भी बात करो तो यहाँ 145 और यहाँ 60 सीटें विभाजित की गई थी। दूसरी विशेषता इनकी प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन, और इनमें 1935 में केंद्र में द्वैध शासन, और जो ये प्रांतों में था इनको समाप्त कर दिया गया, और प्रांतीय स्वायत्तता। ये 5-7, तो ये 3-4 बिंदु है, इनसे आपके 1919 और 1935 से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं फिर देखो। तो 1919 अधिनियम की क्या विशेषता थी? मुख्य रूप से शक्तियों का विभाजन कर दिया था, और इसमें 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? गवर्नर जनरल स्वयं करते थे। तो फिर देखो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 36 थे। तीनों सूचियों की बात करें तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, क्योंकि अगला क्वेश्चन राज्य से पूछ ले तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। ये कितनी थी? 59, ये कितनी थी? 54 और समवर्ती 36। ठीक है। अगर भारत के मूल संविधान की बात करें, तो वहाँ कितने थे? 97, और ये राज्य सूची में 66 और इसमें 47। ठीक है।
इस प्रकार से इनके विषय थे जिनके ऊपर कानून बनने का कार्य संघ सरकार और राज्य सरकार को अलग अलग से दिया गया है। फिर 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है, तो ये रही प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, वह कौन सा आंदोलन था जो सच्चे अर्थों में जन आंदोलन था? जन आंदोलन ये इसलिए बन गया था क्योंकि इसमें ये आंदोलन की शुरुआत होते ही किनको गिरफ्तार कर लिए गए थे? सभी नेताओं को। 8 अगस्त 1942 को भी हुआ कहाँ? ग्वालियर टैंक जो मैदान है वो कहाँ है? मुंबई में। इस आंदोलन की शुरुआत होते क्या? ऑपरेशन जीरो हावर के तहत इन सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद में ये जन आंदोलन ही था और इसी आंदोलन में गांधी जी ने डू अथवा डाई का नारा दिया था। उसके बाद में गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष में लिखी थी? तो वो 1909 में लिखी थी। और इस बुक में क्या लिखा था? इस बुक में पश्चिमी सभ्यता का वर्णन किया था। पश्चिमी सभ्यता मतलब पाश्चात्य जो संस्कृति है उसके बारे में वर्णन किया था। और इसी के साथ में यह भी लिखा था कि सच्ची स्वतंत्रता वह नहीं है जो अंग्रेजों से आज़ाद होने के बाद मिलेगी, सच्ची स्वतंत्रता तो मन से भी आज़ाद होना है। ये बातें किस बुक में लिखी गई? हिंद स्वराज में। संविधान सभा का 55वां सत्र प्रारंभ हुआ। हालांकि इनके हमने बहुत सारी बातें कर ली है जो पॉलिटी के वीडियो थे उसमें। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 207 सदस्यों ने भाग लिया था और एक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। फिर स्थायी अध्यक्ष का 11 दिसंबर को, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को सुमेलित कीजिए। ये भी हमने पढ़ लिया फंडामेंटल राइट में। विधि के समक्ष समान दशाई है। और यूएसए की 2 अलग अलग शक्तियां का भी वर्णन किया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत, जिसके अंदर अपने को 2 नियम भी याद रखने जो 1955 का और 1989 का है। और अनुच्छेद 21 प्राण वैधानिक स्वतंत्रता, ये हमने पिछले पेपर में भी बात की थी कि इनको निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के भी समय। और अनुच्छेद 29 जो अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है उनके हितों को संरक्षण, जिसमें ये अपनी संस्था वगैरह इनको इस्टेब्लिश करने की संविधान अनुमति देता है। ठीक है, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य निर्वाह नहीं करता तो कौन सा लेख जारी किया जाता है? जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता उनके लिए परमादेश, हम आपको आदेश देते हैं, तो ये जारी की जाती है रिट। अनुच्छेद 32 में है ये रिटें और इन्हें संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा गया। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? भारतीय संविधान की आत्मा। इतनी महत्ता बताई थी किनकी? अनुच्छेद 32 की। और हालांकि इनकी बात करें तो ये रिटें जारी करने की शक्ति किन किन के पास में? सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट। हालांकि बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, फिर भी ये रिट जारी करने में ज़्यादा पावर किनके पास में? हाई कोर्ट के पास में, क्योंकि हाई कोर्ट 6 रिटें जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट 5 रिटें जारी करता है। ये हाई कोर्ट एक अलग से कौन सी जारी करता है? वो इंजेक्शन रिट, अंतरिम। ठीक है, जिसमें जैसे मान लो किसी परीक्षा में सम्मिलित होना हो उनके संबंध में हाथों हाथ जारी की जाती, नहीं तो मान लो रिट जारी की जाए तब तक परीक्षा ही हो जाए तो फिर उस रिट का क्या मतलब है? फिर निम्न में से कौन सा भाग चतुर्थ ए में मूल कर्तव्य नहीं है? ये देखो, ये ऐसा क्वेश्चन RS प्री में भी पूछा है, 2nd ग्रेड में भी पूछा है, संस्कार डिपार्टमेंट वाले में ना 2018-20 में भी ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहे हैं। तो अपने को क्या मूल कर्तव्य सारे याद रखने, वो छोटे से वीडियो में बताए जो 1 से 11 तक सभी मूल कर्तव्य आराम से याद किए जा सकते हैं। तो ये संप्रभुता कौन सा था? C। और हमारी संस्कृति परंपराशाली ये F। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा ये था नहीं। और सार्वजनिक संपत्ति का किस्म था I। तो ये कौन सा हो गया? मौलिक कर्तव्य नंबर 3। और ये मौलिक कर्तव्य नंबर 6 और ये मौलिक कर्तव्य नंबर 9। ये इनका क्वेश्चन तो 2-3 बार आया है इनका। और एक 7वें मौलिक कर्तव्य जो प्रकृति से संबंधित है। ठीक है, राज्य के प्राथमिक सरोकार लोगों को प्रोन्नत करना होना चाहिए। अगर आपको ये मौलिक कर्तव्य नहीं भी आए तो भी ये होना चाहिए। ये लोक कल्याणकारी राज्य की बातें हैं जो अपने को कहाँ मिलती है? DPSP में मिलती है, जो अनुच्छेद 38 में है। ठीक है,
अनुच्छेद 40 में क्या है, वो गांधी स्वराज के बारे में, गांधी जी के राम राज्य की कल्पना की गई। 42 जननी सुरक्षा योजना से संबंधित है और 46 SC/ST के कल्याण से संबंधित है। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यता हमने ये पढ़ा था, 58 की बातें हैं। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लोकसभा की, तो ये योग्यता है। ठीक। राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के बीच संबंधों को शासित करने वाला अनुच्छेद कड़ी का काम कौन सा करता है? अनुच्छेद 78। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 61 में। हालांकि कुछ महाभियोग के संबंध में बातें 56 में भी लिखी गई, लेकिन जो 61 में उसमें पूरा विस्तृत रूप से बताया गया है कि जिस प्रकार से एक सदन से 2/3 बहुमत, उनके बाद दूसरे सदन से बहुमत पारित करने के बाद में राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग का प्रस्ताव वो पारित हो जाता है। निम्न में से किसी राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त नहीं है? तो ये मताधिकार किनको प्राप्त नहीं? लोकसभा को निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा को निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधान परिषदों। तो अपन कॉमन सेंस से भी बात करें तो मत का मतलब क्या होता है? सभी को बराबर वैल्यू मिलनी चाहिए। अब कुछ राज्यों में ये विधान परिषद है, तो कहाँ जहाँ है नहीं तो उनका क्या होगा? तो इसलिए ये शामिल नहीं है, क्योंकि जो 5-6 राज्यों में ही है विधान परिषद, तो इस प्रकार से ये शामिल नहीं है। निम्न में से किस दल को राष्ट्रीय राजनीतिक मान्यता दल की नहीं? तो NCP है, जो शरद पवार की पार्टी है। ठीक है। प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो प्रधानमंत्री स्वयं नहीं करते हैं, संसद करती है। राज्य में CM के कौन करते हैं? विधानमंडल। और जहाँ विधानमंडल नहीं है वहाँ विधानसभा, मतलब जो विधान परिषद नहीं होगी तो फिर विधानसभा एक ही सदन होता है। भारतीय संघ व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां निहित है। अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित है? वो केंद्र में निहित है, संघ में है। ये देखो आप, मतलब इनसे कंफ्यूज भी हो सकते हो। केंद्र प्रदेश में, ये बीच में केंद्र शासित आ गया, मतलब ये UT स्टेट की बात कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरी की, तो इनका ध्यान रखना। संघ में, और ये ली कहाँ से गई है? तो कनाडा से। इनकी भी हमने बातें खूब सारी की है। ठीक। पुलिस, रेलवे व ग्रामीण पुलिस सहित विषय है, ये किनके विषय हैं? तो अपने को ये रेलवे है ना, इनका मतलब ये है रेलवे पुलिस, ने कि इंडियन रेलवे। अगर इंडियन रेलवे होता तो फिर ये स्टेट का मामला नहीं होता। ठीक है। तो पुलिस, रेलवे और ग्रामीण पुलिस किनके है? तीनों राज्य सूची के। ठीक है। उसके बाद में ये साइकोलॉजी आ गई, शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये अपना GK का पेपर इतना ही था। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इनकी डिटेल से व्याख्या करने का प्रयास किया, क्योंकि अब पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, तो उसमें जो व्याख्या हम कर रहे हैं उनके साथ में कई टॉपिक भी कवर हो रहे हैं, उनके बारे में डेली रिवाइज होने का भी कार्य हो जाता है, और लगभग नए टॉपिक को हम चुनने का प्रयास कर लेते हैं। इस प्रकार से हम सारे पेपर होंगे कंप्लीट, तब तक हमारा लगभग पूरा सिलेबस आराम से याद हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।